आइए हम लोग आज भारत की राजनीति में विशेष करके बंगाल के राजनीतिक सत्ता में एक नवीनतम प्रयोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया, जिसके माध्यम से पहली बार कंपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया, उसे द्वैत शासन या डायरकी कहा जाता है। द्वैत शासन या डायरकी। तो क्या है डायरकी? हिंदी में इसको द्वैत शासन कहा जाता है। द्वैत शासन ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रीलिम्स में इससे हर एक पीसीएस यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे। एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा और ये मेंस के पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से भी मेंस के सिलेबस में भी इस टॉपिक का बहुत महत्व है। इसलिए भी क्योंकि डायरकी सिस्टम ही पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को सत्ता का प्रयोग किस प्रकार से करना है और उस प्रयोग से कंपनी को कितना फायदा और कितना नुकसान होना है, ये सब कुछ अनुभव इसी से प्राप्त हुआ था। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है, एक राजनीतिक प्रयोग था जो संजोग से नहीं मिला था, बल्कि षड्यंत्र से हासिल किया गया था, समझौता से हासिल किया गया था, संधि से हासिल किया गया था। और इसके माध्यम से और द्वैत शासन से प्राप्त अनुभव के माध्यम से और उससे अर्जित धन से, उससे अर्जित शक्ति से आगे बंगाल से बाहर के क्षेत्रों में भी ब्रिटिश शासन की स्थापना में मदद प्राप्त हुआ था। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था अंग्रेजों का भारत में। भारत के किसी और क्षेत्र में इस तरह का प्रयोग 1765 से पहले कहीं नहीं हुआ था अंग्रेजों के द्वारा। तो एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग था जो आने वाले समय में पूरे भारत में इसका प्रभाव देखने को मिलने वाला था। और इसकी शुरुआत हुई थी बंगाल से। डायरकी सिस्टम बंगाल से शुरू हुआ था। ये दरअसल किसी कंपनी का राजनीति के क्षेत्र में, सत्ता प्राप्त करने के क्षेत्र में जब पहला कदम उठाया गया तो उससे उन्होंने क्या क्या हासिल किया और क्या क्या उन्हें अनुभव प्राप्त हुआ, चाहे वो सकारात्मक हो, चाहे नकारात्मक हो, चाहे धनात्मक उपलब्धि रही हो, चाहे ऋणात्मक रही हो, कुल मिला जुला करके एक ऐसा अनुभव इन्हें प्राप्त हुआ कि कंपनी को एक मोरल एम्पावरमेंट मिला। कंपनी को एक कह सकते हैं आप कि बौद्धिक बल मिला कि हम भारत में हुकूमत कर सकते हैं, अनुभव प्राप्त हुआ। तो ये जो डायरकी है, ये डायरकी से इन्हें कई तरह के सीखने को मिलेगा। कई तरह के क्षेत्र में ये नवीन प्रयोग करेंगे। उस प्रयोग से जो आउटकम आएगा उसका आगे पॉलिटिकल कैरियर में उसका इस्तेमाल किया जाएगा, राजनीतिक जीवन में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हमें बड़ी धैर्य से समझना है, और पीटी के दृष्टिकोण से भी और मेंस के दृष्टिकोण से भी। तो चलिए देखते हैं क्या है डायरकी सिस्टम।
डायरकी सिस्टम या द्वैत शासन लागू करने का श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने इसको लागू किया था बंगाल में, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को या इस फॉर्मेट को लाने वाला था लियोनेस कार्टियस। तो ये दो सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, लोग अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछा जाता है कि द्वैत शासन किसकी मन की उपज थी, या किसने इसको बनाया था, या किसका कॉन्सेप्ट था। तो ये लियोनेस कार्टिस का था और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था बाय रॉबर्ट क्लाइव। तो दो सवाल हैं, इसको समझ लेना, दोनों में अंतर है। जैसे हम लोग कहते हैं कि अहिंसा का जैसे ही बात आता है तो हम गांधी के बारे में हमारे मन में विचार घूमने लगता है कि गांधी ने अहिंसा का थ्योरी दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अहिंसा वेदों और उपनिषदों का देन है, पौराणिक ग्रंथों का देन है। गांधी ने उसे पढ़ा, समझा और उसे इम्प्लीमेंट किया है। योग का जैसे ही नाम आता है हम लोग बाबा रामदेव के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन योग उनकी नहीं है। योग हजारों वर्षों से सनातन संस्कृति का हिस्सा रहा है, ऋषियों का शक्ति और ऊर्जा का आप कह सकते हैं कि स्रोत रहा है। और इसमें लिखित ग्रंथ पतंजलि का योग शास्त्र है, जिसको अध्ययन करके रामदेव ने इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह से लियोनेस कार्टिस ने द्वैत शासन का कॉन्सेप्ट लाया था और उसको इम्प्लीमेंट किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अब सवाल ये उठता है कि ये द्वैत शासन है क्या? तो द्वैत शासन को समझने के लिए आपको 1765 के जो शाह आलम के साथ संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, दूसरी संधि, उसमें हमने देखा था कि 26 लाख रुपए वार्षिक दे करके 26 लाख रुपए कंपनी वार्षिक नजराना देगी या पेंशन देगी मुगल बादशाह को, और उसके बदले में बंगाल की दीवानी यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिल गया। दीवानी अधिकार का मतलब होता है राजस्व वसूल करने का अधिकार, रेवेन्यू, राइट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, राजस्व वसूल करने का अधिकार। राजस्व में क्या क्या आता है? तो इसमें कई तरह का रेवेन्यू है, जैसे भूमि राजस्व है, भूमि कर, व्यापार कर, विक्री कर, ये सारे कर जो राज्य टैक्सेस लगाती है। आज भी देखते होंगे कई दो तरह से हम लोग टैक्स को क्लासिफाई करते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स जो सीधे उपभोक्ता के ऊपर भारित होता है, सीधे जो कंज्यूम करता है वही पे करता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें वसूला तक किसी और से जाता है लेकिन भारित किसी और पे होता है। तो जितने भी टैक्सेस हैं या जितने भी कर हैं, उन कर को वसूल करने का अधिकार 26 लाख रुपया दे करके, अब यहाँ पे 1 करोड़ रुपया रेवेन्यू कलेक्शन हो या 2 करोड़ हो या 50 लाख हो, उससे ना मुगल बादशाह को कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ से कंपनी कलेक्शन करेगी और उसमें से 26 लाख रुपया मुगल बादशाह को देगी, बाकी शेष राशि इसके पास होगा। तो यहाँ के नवाब का क्या होगा? पहले तो नवाब ये सारा काम करता था, रेवेन्यू कलेक्शन का काम नवाब करता था और अपने पास राशि रख लेता था। अगर केंद्र के साथ संबंध उसका अच्छा है तो केंद्र को भी समय समय पर भेजते रहता था। और जब संप्रभु शासक हो जाता था, जैसे कि अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला जैसे जब शासक हुए, तो ये केंद्र को नजराना देना भी बंद कर दिया। मुर्शिद कुली खां नजराना दे करके समय समय पर केंद्र के साथ अपना संबंध बनाया हुआ था, लेकिन जैसे ही बंगाल के नवाब शक्तिशाली हुए, वो दिल्ली को नजराना देना भी बंद कर दिए, क्योंकि ये बंगाल जो था वो दिल्ली का सूबा था, प्रांत था, प्रोविंस था। तो रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले में इलाहाबाद संधि के द्वारा कंपनी को मिल गया था। दरअसल
प्रशासन को सामान्यतः, किसी भी राज्य के प्रशासन को सामान्यतः दो हिस्सों में बांटा जाता है, दीवानी और फौजदारी। दीवानी प्रशासन में कह सकते हैं कि नॉन क्रिमिनल ऑफेंस को शामिल किया जाता है या नॉन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है दीवानी एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई फैमिली मैटर है, संपत्ति से संबंधित कोई मैटर है, प्रॉपर्टी से संबंधित फैमिली मैटर है, ये सबको हम लोग दीवानी में, रेवेन्यू हुआ, ये सब कुछ हम लोग दीवानी में शामिल करते हैं। लेकिन अगर कोई फिजिकल हरासमेंट का कोई केस है, चोरी का, डकैती का, अपहरण का, लूट का, हत्या का, मारपीट का, तो ये सब को हम लोग फौजदारी में शामिल करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग दो क्लास में मूलतः बांटते हैं, दीवानी और फौजदारी। आप लोग सुने भी होंगे दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। तो दीवानी न्यायालय को हम लोग सिविल जस्टिस या सिविल जुडिशियल सिस्टम भी कहते हैं, या सामान्य प्रशासन भी कह सकते हैं आप इसको, या नागरिक प्रशासन कह सकते हैं, नागरिक प्रशासन। तो फौजदारी हो गया क्रिमिनल, तो सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट का हिस्सा है फैमिली कोर्ट, कुटुंब न्यायालय, इस तरह का जो हायरार्की है। तो दीवानी अधिकार कंपनी को 26 लाख रुपए के एवज में मिल जाता है। अब यहां से रेवेन्यू कलेक्ट करना है और समय समय पे यानी प्रति वर्ष मुगल बादशाह को पहुंचाना है। क्लियर हो गया। अब यहां पे बंगाल पे दो तरह का हुकूमत शुरू हो गया, एक तो नवाब है और दूसरा है कंपनी। दीवानी अधिकार कंपनी को मिल गया है और सामान्य प्रशासन नवाब के पास है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि 1765 में ही रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब जो मिर्जाफर का सक्सेसर था नजमुद्दौला, उससे एक समझौता करके यहां का निजामत भी ले लेता है। तो दीवानी मुगल से मिल गया और निजामत नजमुद्दौला से प्राप्त हो गया। अब ये दोनों तरह का राइट इसके पास आ गया, राजस्व वसूल करने का भी आ गया और निजामत यानी कि प्रशासन का भी कुछ अधिकार इसके पास आ गया। जैसे निजामत में अगर हम लोग देखें तो सेना, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, शांति एवं सुरक्षा, ये सब कुछ इसके पास आ गया। इसके अतिरिक्त जो प्रशासन का हिस्सा था जैसे विकास, सफाई, लोक कल्याण, ये सब रख दिया गया नवाब के पास। बाकी जो महत्वपूर्ण शक्ति था राज्य के पास, राजस्व वसूल करने का यानी आय का, वो भी चले गया कंपनी के पास। और आय वसूलने में, रेवेन्यू कलेक्शन में किसी तरह का कोई लफड़ा ना हो, अव्यवस्था ना हो, उसको भी अपने नियंत्रण में ले लिया गया। तो उसके लिए क्या चाहिए? सेना चाहिए, पुलिस चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, जुडिशियरी चाहिए। तो वो सब कुछ भी अपने हाथ में ले लिया गया। तो प्रशासन का जो महत्वपूर्ण भाग था, उस हिस्से को, उस कार्य को कंपनी के द्वारा अपने हाथों में ले लिया गया। अब बंगाल में दो सत्ता का केंद्र हो गया है। एक सत्ता है नवाब का और दूसरी सत्ता है कंपनी का। अब दो लोग मिलकर के बंगाल में हुकूमत करेंगे। अब आप सोचिए, थोड़ी सी कल्पना कीजिए कि बंगाल के लोगों की क्या स्थिति होगी। राजस्व कंपनी को दे रहे होंगे और विकास की अपेक्षा किससे कर रहे होंगे? नवाब से। नवाब कहां से करेगा? इसके पास राजस्व ही नहीं है। जब निजामत प्राप्त हुआ था तो इस शर्त पे प्राप्त हुआ था कि वो अपने रेवेन्यू में से 56 लाख रुपया नवाब को भी देगा। निजामत प्राप्त होने से पहले जब उसे दीवानी प्राप्त हुआ था तो दीवानी प्राप्त होने के समय 26 लाख रुपया मुगल बादशाह को और 56 लाख रुपए नवाब को देगा, ताकि ये सारे काम और लोक कल्याण का काम भी कर सके, जो सारे काम थे। लेकिन नजमुद्दौला के द्वारा जब निजामत ले लिया गया, नजमुद्दौला से,
तो वो पैसा भी अब देना कंपनी के लिए जरूरी नहीं रह गया, क्योंकि ये सारा दायित्व भी कंपनी अपने हाथ में ले ली। अब ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ बंगाल के नवाब प्रोटेम स्पीकर की तरह होकर के रह गया। जैसे प्रोटेम स्पीकर होते हैं लोकसभा के या सदन के, उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कि नए सदस्यों का शपथ ग्रहण कराना। बस सभी सदस्य को शपथ ग्रहण करा दिया गया, उसके बाद उनकी शक्ति खत्म, वो खत्म हो गए, उनका कोई योगदान नहीं है, वो कुछ दिनों के लिए ही होते हैं। उसी तरह से अब ये हो गए, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? सिर्फ दिखावे के लिए नवाब है, इनके पास कोई शक्ति नहीं है। जो शक्ति है किसके पास है? वह है कंपनी के पास। इसी को कहा गया द्वैत शासन, यानी एक सत्ता पर दो लोगों का शासन। अब इसके लिए और भी टर्म यूज किया जाता है, इसको समझना ऐसे भी है कि ये एक ऐसा सिस्टम था, एक ऐसा प्रयोग था भारत की राजनीति में, सत्ता में, कि जिसके पास अधिकार था उसके पास दायित्व तो नहीं था। कंपनी के पास अधिकार था लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं था, और जिसके पास दायित्व था नवाब के पास, उसके पास अधिकार कुछ भी नहीं था। यानी डिसीजन मेकिंग इनके पास नहीं, रेवेन्यू कलेक्शन इनके पास नहीं, और ये सिर्फ क्या है? तो एक तरह से सिंबल बन करके सत्ता के रह जाते हैं। तो ये सवाल मुख्य मेंस में पूछा जा सकता है कि द्वैत शासन एक ऐसा प्रयोग था जो अधिकार विहीन दायित्व और दायित्व विहीन अधिकार को प्रदर्शित करता है। क्या यह कथन सही है? बताइए, विश्लेषण कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। तो ये कुछ इस तरह का फेनोमेना या मैकेनिज्म तैयार हुआ। अब आइए आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या था। तो ये सिस्टम, डायरकी सिस्टम या द्वैत शासन 1765 से लेकर के 72 तक चला था। यानी ये पैटर्न पे बंगाल का शासन लगभग 8 वर्षों तक चला। 8 वर्ष के बाद इसमें कई लूप होल्स थे जो कंपनी के लिए भी नुकसानदेह साबित हुआ, वहां के नागरिकों के लिए, सामान्य जन के लिए भी नुकसानदेह साबित हुआ, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी नुकसानदेह साबित हुआ। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, या वॉरेन हेस्टिंग्स को भेजा ही गया था इस सिस्टम में आए प्रॉब्लम को डिसॉल्व करने के लिए, या इस सिस्टम को ही डिसॉल्व करने के लिए। तो 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनकर के आया तो यह सिस्टम को उसने खत्म कर दिया। तो ये सिस्टम कैसे काम करता था ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो जब आपसे पूछा जाएगा इस पे प्रश्न, तो आपको वो सब पहलू पर बात करना होगा, वो सारे पहलू को आपको देखना होगा। तो डायरकी सिस्टम के लिए आपको बंगाल को समझ लेना है कि ये बंगाल है। अब बंगाल के सत्ता में दो बिंदु हैं, एक नवाब है और दूसरा है कंपनी। दो लोगों के द्वारा बंगाल की शासन करनी है। अब कंपनी सीधे शासन नहीं कर रहा है इस सिस्टम में। ऐसा नहीं है कि कंपनी अपने ऑफिसर्स को या अपने अधिकारी को, अपने ब्यूरोक्रेट्स को ला करके कंपनी नवाब की जो शक्तियां थी उसको दे देता है। नहीं, इसके लिए क्या करता है कंपनी कि बंगाल को मुख्यतः दो उप सूबों में बांट देता है। एक सूबा है बंगाल और दूसरा सूबा है बिहार। इस तरह से बिहार और इधर बंगाल। बंगाल का मतलब वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश। बिहार का मतलब वर्तमान बिहार, झारखंड और उड़ीसा। ये दोनों के लिए अलग से
दो अधिकारी कंपनी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अधिकारी कह लीजिए या कंपनी का प्रतिनिधि कह लीजिए। और वो दोनों प्रतिनिधि ही कंपनी के अधिकार का प्रयोग करते हैं। उसे उप दीवान कहा गया। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए सिताब राय, ये दोनों उप दीवान हैं। दीवान का मतलब दीवानी विभाग है, डिपार्टमेंट है, और उसके जो अधिकारी हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, हेड है, उसको दीवान दरअसल फिनांस मिनिस्टर को कहा जाता था और उनके डिपार्टमेंट को भी दीवान कहा जाता था। और पूरे सिस्टम और ऑफिसर्स को मिला करके दीवानी कहा जाता था। तो दीवान एक डिपार्टमेंट भी है और या मिनिस्ट्री है, और उसके जो हेड है, ये मिनिस्टर है, उनको भी दीवान कहा जाता है। वित्त मंत्री आप कह सकते हैं। तो दो उप दीवान नियुक्त किया गया, एक बंगाल के लिए जो बंगाल के क्षेत्र से, और दूसरा बिहार के लिए जो बिहार के क्षेत्र से रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी के खजाने में जमा करेगा। उसके लिए दो व्यक्ति नॉमिनेट किए गए, बंगाल के लिए रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय। ये दोनों लोगों का काम था कि अपने अपने सूबे से रेवेन्यू कलेक्ट करें। अब निजामत भी मिला था, तो निजामत के लिए उप निजाम नवाब के पास ही मोहम्मद रजा खां को ही बैठाया गया, क्योंकि ये कंपनी का विश्वास पात्र थे। इसलिए निजामत नवाब के साथ दूसरा या सबऑर्डिनेट नवाब के रूप में या सहयोगी नवाब के रूप में राजा खां को ही अपॉइंट किया गया, जिसको हम उप निजाम भी कह सकते हैं। तो दीवानी के लिए दो लोग, बंगाल और बिहार, और निजामत के लिए एक व्यक्ति जिसका काम था सेना, पुलिस, कानून, लॉ एंड ऑर्डर, वो सब देखे, वो भी राजा खां को ही अपॉइंट किया गया। तो अब दोनों अधिकार कंपनी के हाथों में आ गया। अब सवाल ये है कि जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है वो कैसे कलेक्ट किया जाएगा। तो ये किया गया कि जो बंगाल के जो पहले से सिस्टम था और बिहार में या पूरे बंगाल के सूबे में जो सिस्टम पहले से रेवेन्यू कलेक्शन का था, उसमें जो अधिकारी शामिल थे, जो हायरार्की बना हुआ था, उसको एज इट इज बने रहने दिया गया। उसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि कंपनी के द्वारा बंगाल में और बिहार में जो राजस्व वसूल करने का अधिकार जिला स्तर पर या कह सकते हैं जिला स्तर पर आमिल के पास होता था। आमिल एक अधिकारी होता था जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, चाहे यहां हो चाहे यहां हो। अगर हम इसको पूरे बंगाल को दो सूबे में बांट दें, एक बंगाल सूबा और दूसरा बिहार सूबा, तो इन जगहों पे जितने भी आमिल थे, इन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करके उप दीवान के पास जमा करेंगे और उप दीवान आगे कंपनी के खजाना में जमा करेगा। कहां पे? तो ये जमा होता है कलकत्ता में, कलकत्ता के कंपनी के ये में। तो कैसे करेगा? तो इसके लिए होता यह था कि हर एक वर्ष ठेका निकाला जाता था कि मान लो आज इस साल हमको रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार देना है किसी आमिल को, तो कौन आमिल को दिया जाएगा ये, या कौन व्यक्ति को दिया जाएगा जो रेवेन्यू कलेक्ट करके दीवान को देगा। तो इसके लिए हर साल ऑक्शन निकाला जाता था, ठेका निकाला जाता था। तो जो आमिल सबसे ज्यादा बोली लगाता था कि हम अपने जिले से 20 लाख रुपया देंगे या 50 लाख रुपया देंगे, तो वो कंपनी को लगता था कि हाँ ये मैक्सिमम है, इसको दिया जाए, तो उसको दे देता था। अब एक साल के लिए अपने क्षेत्र से रेवेन्यू कलेक्ट करता और उप दीवान को देता। इसी तरह से ये अपने क्षेत्र से एक वर्ष रेवेन्यू कलेक्ट करता और इसको देता।
और ये खजाना में कंपनी का जमा करता है। इसका जो हिस्सा निर्धारित था वो दे दिया जाता। तो ये इस तरह से पैटर्न शुरू हो गया। अब इसमें कंपनी कहीं भी नहीं है, आपको कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें सब के सब भारतीय शामिल है, लेकिन पर्दे के पीछे कंपनी है। अब सवाल आपसे यह पूछा जा सकता है कि आखिर ऐसा क्यों था, तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये सिस्टम शुरू हुआ द्वैत शासन में। अगर निजामत में देखें तो सेना, मिलिट्री या ट्रूप, जुडिशियरी, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे, ये सब के सब पहले से ही जो बने हुए थे वो सब के सब थे। लेकिन यहाँ पे जो उप निजाम राजा खाको बनाया गया था, वो भी वही आदेश देता था इन लोगों को जो कंपनी देती थी, कंपनी के गवर्नर देते थे। यानी वॉरेन हेस्टिंग्स देता था और उसके बाद जो दो और आए गवर्नर, वो जो आदेश देते थे उसी अनुसार से ये भी काम करता था, उसी अनुसार से ये भी काम करता था। यानी अधिकारी और सिस्टम तंत्र वही था, आदेश देने वाला मालिक बदल गया था, नौकर वही थे। इसी को कहा गया है द्वैत शासन। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब सवाल ये उठता है कि कुछ ही दिनों में हम देखते क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा करप्शन, भ्रष्टाचार आ गया। यहां पे जो आमिल थे, ये लोग जो थे, ये लोग क्या करने लगे कि अधिक से अधिक लोगों से वसूल करने लगे राजस्व, और गबन भी शुरू हो गया। तो राजस्व वसूल करने के वजह से जो दाता था, करदाता, वो धीरे धीरे पीड़ित होने लगा। चाहे यहां हो चाहे यहां हो, कहीं भी वो पीड़ित होने लगा। और स्थिति ऐसा आ गया कि 1770-71 में लगभग 1/3 जनसंख्या बंगाल की भूख और अभाव में मर गई। इतना प्रॉब्लम हो गया। ऐसी स्थिति में कंपनी ने पूरे बंगाल को 30 जिलों में बांट दी। 30 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया। 30 जिलों में बंगाल को विभक्त कर दिया गया। 30 जिलों में बांट दिया गया। और इन 30 पूरे बंगाल सूबा को, जिसमें बिहार और बंगाल भी शामिल था, और इन 30 जिलों में 30 इंस्पेक्टर अपॉइंट किए गए, निरीक्षक, हिंदी में निरीक्षक। और ये 30 निरीक्षक का काम क्या था कि अपने अपने जिले में रेवेन्यू कलेक्शन, जुडिशियल सिस्टम, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, सब पर समय समय पर उसका निरीक्षण करना। यानी कि जिले स्तर पर प्रशासन को अब बांट दिया गया और उसके लिए ऑफिसर्स डिसाइड कर दिए गए, जिसका नाम निरीक्षक था या इंस्पेक्टर कह सकते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट दिखने लगे और यही आगे बने कलेक्टर, जो आप लोग आईएएस बनते हैं, डीसी, डीएम, यही 30 आगे चल करके कलेक्टर कहलाने लगे। अब कलेक्टर का कॉन्सेप्ट कहां से आया आप समझ सकते हैं, क्यों लाया गया था कंपनी के द्वारा, आप समझ सकते हैं। आज भी अगर देखेंगे तो एक जिले स्तर पर जितने भी प्रशासन हैं, लगभग 80 विभाग होता है, उन सारे डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेटिंग हेड डीएम ही होता है। पहले सारी शक्तियां, डिसीजन मेकिंग पावर भी इसी के पास हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसके शक्तियों को कम कर दिया गया है और एक कोऑर्डिनेटिंग पावर के रूप में या कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के रूप में, समन्वय केंद्र के रूप में उसके पद को प्रतिष्ठित किया गया या प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो ये 30 लोग, कलेक्टर का काम था अपने अपने जिले में किसी तरह का अव्यवस्था ना हो, प्रॉपर तरीके से कंपनी के रूल्स या आदेश का पालन हो, कोई करप्शन ना हो, इसकी देखरेख करते रहना। कुछ दिनों के बाद, इसकी नियुक्ति के बाद भी जब ये समस्या
नहीं सॉल्व हुआ, तो आगे चल करके इसी समय हम क्या देखते हैं कि दो जगह पे, एक पटना में और एक मुर्शिदाबाद में, भू राजस्व समितियां या भूमि कर समिति गठित किया गया। भूमि कर समिति पटना में, भूमि कर समिति, भूमि कर समिति का काम था कि ये दो जो सूबा लेवल है, बंगाल और बिहार और बंगाल, इस लेवल पर जितने भी काम हैं, चाहे रेवेन्यू कलेक्शन का हो या ये काम हो, वो सारा कुछ ये देखने लगा। यानी जो इंस्पेक्टर थे 30, वो इन्हीं के अधीन में काम करते थे। पहले क्या था, उप दीवान ही सब कुछ होता था। उसके बाद क्या है, इंस्पेक्टर सिस्टम लाया गया, डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया गया। अब वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को भी दो कैटेगरी में बांट दिया गया, दो भागों में विभक्त कर दिया गया, जिसको हम कमिश्नरी कह सकते हैं, कमिश्नरी या प्रमंडल कह सकते हैं, सब डिवीजन कह सकते हैं, सब डिवीजन में बांट दिया गया। ये दो डिवीजन हो गया और दो डिवीजन को फिर सब डिवीजन में क्लासिफाई कर दिया गया, और उस डिवीजन को भूमि कर समिति या लैंड रेवेन्यू काउंसिल कहा गया। और ये लैंड रेवेन्यू काउंसिल सारे डिपार्टमेंट को देखता था। क्यों ऐसा लाया गया, क्योंकि करप्शन ज्यादा होने लगा था, लूट ज्यादा मचने लगे थे, कंपनी के अधिकारी अपने मनमानी करने लगे थे, अपना निजी व्यापार करने लगे थे, अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्शन के लिए आमिल पर दबाव डालने लगे थे। आमिल भी उनके साथ मिल करके अधिक से अधिक वसूल करता और निर्धारित मात्रा में उप दीवान को देता, उप दीवान भी उसमें गबन करके फिर ऊपर पहुंचाता। तो कंपनी जिस फायदे के लिए यह सिस्टम लाई थी, वो उसके फायदे पूरे हो नहीं रहे थे। इसीलिए ये मैकेनिज्म 1770-71 तक तैयार कर दिया गया। लेकिन 1772 में ये सारे सिस्टम को वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा खत्म कर दिया गया और नवाब की सत्ता को भी छीन लिया गया, और सीधे अब गवर्नर रूल बंगाल में शुरू हो जाएगा। नवाब को पेंशन देकर के हटा दिया जाएगा। अब भारत का एक हिस्से में सीधे कंपनी का शासन शुरू हो जाएगा। तो ये कहलाया डायरकी सिस्टम या द्वैत शासन। अब ये द्वैत शासन का फायदा किसको हुआ, कितना हुआ, नुकसान किसको हुआ और कितना हुआ, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है द्वैत शासन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लाभ, यानी कि इसका फायदा किसको हुआ। तो लाभ के मामले में हम पहले कंपनी की बात करते हैं। कंपनी को क्या फायदा हुआ? कंपनी को सबसे पहले फायदा यह हुआ कि कंपनी द्वारा लाया गया द्वैत शासन उस समय विशेष के लिए एक बेहतर एक्सपेरिमेंट था, एक अच्छा प्रयोग था। इसलिए क्योंकि कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, उसको व्यापार करना था और सिर्फ बंगाल से ही नहीं पूरे भारत से करना था। ऐसी स्थिति में वो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी या राजनीतिक दायित्व के भार से बचना चाहती थी, और उसके पास इस प्रशासनिक दायित्व को संभालने के लिए कोई क्षमता भी नहीं था। न तो उसके पास कोई ऑफिसर्स थे और न तो उन पर कंट्रोल करने के लिए या उनको चलाने के लिए अतिरिक्त पैसा था। तो कंपनी को फायदा ये हुआ कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी मैकेनिज्म अपना बनाए, पहले से ही मैकेनिज्म में उन्हीं के लोगों के द्वारा अधिक से अधिक मुनाफा कमाया गया। आपको ऐसे समझना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ज्वाइंट वेंचर ट्रेड कंपनी है, एक व्यापारिक कंपनी है, और उसका एक ही लक्ष्य है, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना है।
अगर उसने राजनीतिक सत्ता भी हासिल की है तो उसके पीछे भी उसका मकसद यही है कि अधिक से अधिक उस राजनीतिक सत्ता के माध्यम से मुनाफा कमाया जाए। जैसे आज भी देखेंगे तो आज भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, कॉरपोरेट या कैपिटलिस्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्टली यूनियन पॉलिटिक्स या स्टेट पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। कुछ कुछ लोग तो चुनाव में भी खड़े हो जाते हैं और लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, विधान बनाने में, कानून बनाने में हिस्सेदारी करते हैं और अपने फेवर में कानून बनाते हैं। आप सोचिए, क्या लगता है आपको, कभी टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी या जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट ग्रुप हैं, चाहे इंडिया के हों चाहे ओवरसीज कैपिटलिस्ट हों, हर एक जगह के कैपिटलिस्ट अपने अपने देश में अपने अपने पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने अनुसार अपने फेवर में लॉ मेकिंग कराते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, चुनाव में उनको फंड देते हैं अलग अलग पार्टियों को। कोई भी कॉरपोरेट का किसी पर्टिकुलर पार्टी विशेष से कोई लगाव नहीं होता है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस प्रॉफिट चाहिए या ट्रेड प्रॉफिट चाहिए। जो पार्टी जीतेगी या जो उनके साथ काम करने में सहयोग करेगी, उनको जिताने में हर संभव मदद करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी फायदा ये हुआ कि उनको इस तरह का कोई भी बोझ अतिरिक्त नहीं लेना पड़ा। दूसरा ये हुआ कि अगर ये डायरेक्ट शासन ले लेते तो उस समय के जो भारतीय राज्य थे, बंगाल से बाहर भारत में और भी तो राज्य थे। आप देखिए, बंगाल से बाहर और भी राज्य था, अवध था, मुगल थे, दक्षिण के बहमनी, मराठा, केरल राज्य, तंजौर, हैदराबाद और भी कई राज्य, मैसूर और भी कई राज्य थे। तो इस तरह के जो छोटे बड़े कई स्टेट थे, अगर कंपनी सीधे यहाँ के सत्ता को अपने हाथ में ले लेती तो ये सब के सब सशंकित हो जाते और हो सकता है कि ये सब के सब एलायंस बना करके कंपनी को सीधे चुनौती देने लगते, उन पे आक्रमण कर देते, या हो सकता है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रतिद्वंदी कंपनी हैं, डच और फ्रांसीसी, उनके साथ मिलकर के कंपनी के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगते हैं। तो मात्र 8 वर्षों के द्वैत शासन से इनके जो नेटिव स्टेट से, जो देसी राज थे, उनके विरोध से ये बच गए। तो ये भी इनके लिए आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा फायदा था। तीसरा अगर देखा जाए तो कंपनी को आर्थिक लाभ भी हुआ, इसी के लिए लिया भी गया था। तो आर्थिक लाभ ये हुआ कि जो कंपनी दीवानी मिलने पर टोटल काट करके देने के बाद मात्र 8 लाख रुपया इनकम कर पाता था, वहीं निजामत के मिलने के बाद दोनों जब राइट मिल गया तो उसके बाद इनकी आय बढ़ करके 22 लाख रुपए हो गई, यानी कि इनकम जनरेशन हुआ। आप कह सकते हैं कि दीवानी और निजामत मिलने से पहले जो कंपनी की आय मात्र 8 लाख रुपया थी, वो बढ़ करके 22 लाख एक ही वर्षों में हो गया, 66-67 में। तो कितना, सीधे 3 गुना आय में वृद्धि हो गई। ये कंपनी के लिए एक तरह से बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। दूसरा ये हुआ आर्थिक लाभ में कि जो कल तक नवाब अपने सिस्टम से, जमींदारों के माध्यम से लगान वसूल करता था और निर्धारित मात्रा में राशि प्राप्त करता था, उससे कहीं और कई गुना ज्यादा आय कंपनी को प्राप्त होना शुरू हो गया। तो दूसरी बात, आर्थिक लाभ यह भी हुआ कि कंपनी को बड़े बड़े अधिकारियों को रखने के लिए अलग से वेतन नहीं देना पड़ा। जो पहले से अधिकारी थे, जिस रेट पर वो काम कर रहे थे, जितने वेतन पे काम कर रहे थे, स्किल्ड थे, वो सब कुछ उनको बना बनाया मिल गया। तीसरी बात, अब अगर कंपनी से अलग हट करके देखा जाए
तो कंपनी से भी कहीं ज्यादा फायदा कंपनी के कर्मचारियों को हुआ, स्टाफ को हुआ। कंपनी के कर्मचारी अब अपने मन मुताबिक अपने अपने क्षेत्रों में रेवेन्यू कलेक्शन करते, निजी व्यापार करते, टैक्स फ्री व्यापार करते, दस्तक का फ्री होकर के उपयोग करने लगे, बेचने भी लगे। तो कंपनी के कर्मचारी भी इससे बहुत फायदा उठाए। किसी भी तरह से आप कह सकते हैं कि कंपनी को इससे कोई लॉस नहीं हुआ। लॉस किसको हुआ? आर्थिक मोर्चे पर कंपनी को कोई लॉस नहीं हुआ, न तो उसको न तो कंपनी के कर्मचारी को। तो लॉस किसको हुआ? तो लॉस ओवरऑल बंगाल के इकोनॉमी को हुआ, ओवरऑल बंगाल की जनता का हुआ, ओवरऑल बंगाल के सुरक्षा शांति व्यवस्था को हुआ। कैसे हुआ? तो एक एक करके देखते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो सिस्टम लाया गया था, इसमें कंपनी के पास लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी था, न के बराबर उत्तरदायित्व था। सिर्फ और सिर्फ अधिकार था राजस्व वसूल करने का, न्याय देने का। अब उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फीडबैक आता है, क्या आउटकम निकलता है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। कंपनी को बेनिफिट हो रहा, मायने ये है। बाकी किसको क्या हो रहा है, उससे ज्यादा कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप देखने जाएं तो सबसे पहला जो नुकसान हुआ वो बंगाल के इकोनॉमी को हुआ, व्यापार वाणिज्य में ह्रास हुआ। पहला, अगर हम कंपनी और उसके कर्मचारियों से अलग होकर के देखें कि द्वैत शासन से भारत में बंगाल की जो सबसे संपन्न सूबा या सबसे संपन्न प्रांत थी, उसको क्या नुकसान हुआ? तो व्यापार और वाणिज्य का ह्रास। व्यापार और वाणिज्य का ह्रास। तो व्यापार और वाणिज्य का ह्रास क्या हुआ? तो अधिक टैक्स लेने के कारण कृषि धीरे धीरे चौपट होने लगा, क्योंकि किसान पहले से अब अधिक मात्रा में टैक्स देने लगा। किसानों को समय पर टैक्स नहीं देने के कारण उन पर अत्याचार भी किया गया, उनको मारा पीटा भी गया, कैद में भी डाला गया, जबरन वसूली की गई। और कृषि कर्म में इन्वेस्टमेंट कम हो गया, क्योंकि किसान अपने आय का एक तो उपार्जित ही उतना ही करता था कि वो सरवाइव कर सके, लेकिन जब अतिरिक्त कर का भार पड़ा तो वो थोड़ा बहुत भी निवेश करने के लिए कृषि में, चाहे वो कृषि के लिए जो उपकरण में निवेश करता हो, उर्वरक हो, सिंचाई हो, हल बैल हो, ये सब में जो इन्वेस्ट करता था वो धीरे धीरे अधिक राजस्व देने के कारण उसमें कम होना शुरू हो गया। और इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोग किसानी के काम छोड़ करके चोरी, डकैती, लुटेरे और सन्यासी के पेशा अपना लिए, क्योंकि किसानी में उनका परिवार का भरण पोषण होता नहीं था। दूसरी ओर क्या देखते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स में कि फ्री ट्रेड होने की वजह से, मुक्त व्यापार होने के वजह से कंपनी के कर्मचारी दस्तक का दुरुपयोग करते हुए टैक्स फ्री व्यापार तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ यहाँ के देसी कारीगरों पर भी जुल्म करना आरंभ कर दिए। उनके जो सामान थे, जो कारीगरों के द्वारा जो विनिर्मित सामान थे, उनको कम से कम दामों में खरीदा जाता था और ये उन पे दबाव डाल करके उन्हें मजबूर किया जाता था कि तुम अपने उत्पादित सामानों को, सपोज वस्त्र का ही ले लो, नील उत्पादन ले लो या कोई भी उत्पादन ले लो, कारीगरी का कोई भी उत्पादन, सिल्क हो गया, सिल्क के वस्त्र हो गए, उन सबों का आप जो भी उत्पादन करेंगे कंपनी के कर्मचारियों या गुमास्ते द्वारा निर्धारित राशि पर कंपनी को ही बेचेंगे, किसी दूसरे को नहीं बेचेंगे। उनको अपने लिए उत्पादन करने के लिए बुनकरों को मजबूर किया जाने लगा। जो नहीं करता था उसके अंगूठे काट दिए जाते थे। तो कई कारीगर या शिल्पकार
या मैन्युफैक्चरर क्लास वो अपना पेशा छोड़ करके चोरी डकैती में चले गया या कहीं दूसरे प्रांत में भाग गया। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे बंगाल में त्राहिमाम की स्थिति पैदा हो गई। तो व्यापार वाणिज्य खत्म, कृषि खत्म, लॉ एंड ऑर्डर का वही हालत था, क्योंकि कंपनी को निजामत मिला था। तो इस निजामत में वही अधिकारी शामिल थे जो नवाब के थे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं करप्शन में शामिल हो गए और लॉ एंड ऑर्डर की ओर, कानून व्यवस्था की ओर इनका ध्यान कम रहा। नवाब के हाथ में कुछ था ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकता था, सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी था। न तो इसके पास सेना था, वो आदेश किसको दे, किस पुलिस अधिकारी को दे, किस सैनिक अधिकारी को दे, वो सब के सब तो कंपनी के पास है। तो पूरी तरह से 7-8 वर्षों में बंगाल में अराजकता का माहौल स्थापित हो गया। अब इस स्थिति में बंगाल में एक भीषण अकाल भी आता है। अकाल ऐसा आता है कि लगभग 1/3 हिस्सेदारी, 1/3 जनसंख्या बंगाल की भूख से, बीमारियों से, जैसे प्लेग, चेचक जैसे महामारियों से मर गई। स्थिति ऐसा हो गया कि लोग अपने मरे हुए लोगों का ही मांस खाने लगे। ये भी स्थिति हुई थी बंगाल में इन 7-8 वर्षों के शासनकाल में। अंग्रेजों ने क्या किया कि इस समय जहां पे उनको नागरिकों को अनाज फ्री में देना चाहिए, सस्ते दामों पर देना चाहिए, वो अपने गोदामों में इकट्ठा करके उसे अधिक से अधिक मुनाफा के मोड में बेचा और बेच करके उससे और आय अर्जित की। ये स्थिति तो एक तरह से देखा जा सकता है कि पूरे बंगाल एक अजीब तरह का स्थिति में चले गया। हर एक तरफ अफरा तफरी, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंपनी और उसका लूट का तंत्र को। लाखों लोग मारे गए। इसीलिए कंपनी के एक अधिकारी जिसका नाम था रिचर्ड वीचर ने इंग्लैंड एक पत्र लिखा कंपनी के डायरेक्टरों को, यहां की स्थिति के बारे में। उसने लिखा कि ये देश यानी कि बंगाल और भारत अपने कड़े से कड़े स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन के दौरान भी हमेशा लहलहाता प्रदेश रहा, यानी खुशहाल रहा। शासक चाहे कितना भी ब्रूटल आए हों, आम नागरिकों को ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। तो उन्होंने, रिचर्ड वीचर ने लिखा कि ये देश जो निरंकुश से निरंकुश स्वेच्छाचारी शासक के दौरान भी लहलहाता प्रदेश के रूप में था, वो मात्र 8 वर्षों के दौरान, जब से कंपनी को दीवानी मिली है, पूरी तरह से उजड़ गया है, बर्बाद हो गया है। ये रिचर्ड वीचर का स्टेटमेंट है। इसी तरह से भारत का आर्थिक इतिहासकार K.M. पनिक्कर ने इस टाइम पीरियड को डाकुओं का राज कहा है। ये दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में मेंस के लिए क्वेश्चन है। इसको बताना है, विश्लेषण करना है, बताइए क्या सही है। तो आपको बताना पड़ेगा ऐसा था। कैसे था? तो इस परिस्थिति या इस तरह की स्थितियों में था। तो ये जो द्वैत शासन था, इस द्वैत शासन से बंगाल का पूरी तरह से नैतिक पतन हो गया। वो समाज जो संगठित समाज था, जो संपन्न समाज था,
सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद भी शांतिपूर्ण सहयोग और सहिष्णुतापूर्वक रहता था, वो पूरी तरह से तबाह हो गया। जो सोशल इकोलॉजी पहले से बना हुआ था, जो इकोनॉमिक इकोलॉजी बना हुआ था, वो सब के सब मात्र 8 वर्षों में ही ध्वस्त हो गया। इससे न तो कंपनी को ही आशा अनुरूप लाभ प्राप्त हो पाया जितनी अपेक्षा की गई थी। ऐसा नहीं है कि नहीं प्राप्त हुआ था लाभ, लाभ मिला था, लेकिन जितनी अपेक्षा की गई थी उतनी अपेक्षा या उतनी प्राप्त लाभ नहीं हो पाई। लाभ अगर मिला तो कंपनी के कर्मचारियों को, इनके गुमास्तों को, जिन्होंने अपने मन मुताबिक बाजार के वस्तुओं का, निर्मित वस्तुओं का दाम 40% कम करके, आंक करके खरीदा या लिया, मजबूर करके लिया और उसे दुगने दामों में बेचा। तो दूसरी ओर तंत्र में जो शामिल अधिकारी थे उन्होंने भी अधिक से अधिक लूट खसोट किया। कंपनी को फायदा ये हुआ कि उसे एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस मिल गया, शासन को चलाने का, राज्यों का उस समय के समकालीन शक्तियों से, उनके कोप भाजन से बचने का अवसर मिल गया। ये कंपनी को फायदा हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर ये कहा जाए तो ये सिस्टम पूरी तरह से फ्लॉप रहा। किसान खेती छोड़ दिया, कारीगर कारीगरी करना छोड़ दिया, व्यापारी व्यापार छोड़ करके गांव पकड़ लिया और बहुत सारे लोग राज्य छोड़ करके, प्रांत छोड़ करके दूसरे प्रांतों में चले गए। तो ये 8 वर्षों का शासनकाल एक तरह से पूरी तरह से अफरा तफरी या अव्यवस्था का काल रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।